रहे हैं कि इसकी चमड़ी है ना, ठीक है। ये देखो, ये बस केवल पतला साइज का चमड़ी, देखो इतना ही पतला है ये। इसके नीचे ये वाला पूरा का पूरा इसका चर्बी है, फैट है। ये देखो कितना है, मिठाई जैसा लग रहा है ना, ठीक है। इसको काट करके इसकी मतलब इसके मांस को बेचा भी जाता है, जहां पर लोग, जो लोग खाने वाले हैं वो खाते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो मांस बिकता है ना, उनका देखो कितना मोटा चमड़ी है, यानी कि मतलब चमड़ी एकदम पतली सी है और उसके नीचे इतना मोटा चर्बी। अब ये चर्बी क्या करेगा, कौन सा चर्बी है, श्वेत वाला है, ठीक है। श्वेत एडिपोसाइट्स है, यानी कि व्हाइट एडिपोसाइट्स है, एकल गोलकीय वाला है, ठीक है। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है, उष्मा के प्रति अचालकता दिखाना, है ना। यानी कि अगर इस सील की मछली का अगर तापमान आप कह दो कि सर इसके शारीरिक तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस है, और ये जिस पानी में रह रही है उस पानी का अगर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो इसके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि इसके शरीर के अंदर, इसके त्वचा के नीचे मिलने वाला जो चर्बी है वो उष्मा के प्रति अचालकता दिखाता है। उष्मा को ना तो अंदर जाने देगा और ना ही बाहर जाने देगा। पता है एक चीज हम लोग आगे जाके सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, कुछ उष्मारोधी होते हैं, और किसी को हम लोग कहीं ना कहीं एक शब्द देते हैं कॉन्फॉर्मर, ठीक है। अब कॉन्फॉर्मर का मतलब क्या होता है कि सर बदलते वातावरण के साथ वो अपने आप को एडजस्ट रखता है। जैसे हम लोग कॉन्फॉर्मर है, ठीक है, हिंदी नाम अभी, हाँ, समतापी, ठीक है। कॉन्फॉर्मर बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं समतापी। बाहर अगर 45 डिग्री भी हो जाए फिर भी अपना बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, 37 डिग्री का 37 डिग्री ही मेंटेन रहेगा। तो हम लोग कॉन्फॉर्मर में आते हैं, ठीक है। और कुछ रेगुलेटर होते हैं, नियामक बोलते हैं उनको, और समतापी नहीं बोलेंगे, नियामक बोलते हैं, रेगुलेटर बोलते हैं। वो क्या होते हैं कि सर बदलते वातावरण के साथ अपना तापमान बदल लेंगे, यानी कि बाहर 20 अपना 20, बाहर 40 शारीरिक तापमान भी 40। तो वो सब कुछ आएगा सेकेंड ईयर में पढ़ने के लिए। फिलहाल अभी इतना कि सर ये जो संयोजी ऊतक के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, वसा कोशिका, उस वसा कोशिका का एक प्रकार है ये एकल गोलकीय वाला, कहां पर मिलता है, सील की त्वचा के नीचे मिलता है, ठीक है। और उसके बाद ऊंट के हम्प में बात किया था। उसके बाद चलो अगला टॉपिक है हमारा क्या, लिम्फोसाइट, लस्सी कांड, ठीक है। चलो इनका आकार याद रखना अमीबा के जैसा होता है, यानी कि इनका भी आकार फिक्स नहीं है, अब प्लस इनका केंद्रक क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये एक प्रकार से अगर हम कह दें तो किसके प्रकार है, WBC के प्रकार है। ये आगे चल के क्या करते हैं, विभेदीकरण करते हैं, और विभेदीकरण करके किसका निर्माण करते हैं, प्रतिरक्षी का, यानी कि एंटीबॉडी का। यही लिम्फोसाइट। चलो इसकी लिम्फोसाइट की कहानी मेरे ख्याल से ना लगभग सबको मालूम भी होगी। देखो बताते हैं होता क्या, देखना ध्यान से सुनना। सर जो ये हमारा WBC है, बस बात नहीं करिएगा, सुनिए। WBC सभी जानते हैं, श्वेत रक्त कणिका, ठीक है, या तो व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं या व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब सर ये WBC के 5 प्रकार हैं, आज लिख देता हूं। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। सबका काम आएगा पढ़ने के लिए, ये सब कुछ सेकेंड ईयर से जुड़ा हुआ है। फिलहाल आपने 2 चीज इसमें आपको याद रखना है कि सर ये वही मोनोसाइट है जिसकी उम्र सीमा या आयु काल बहुत कम होती है, जिस कारण से ये तुरंत अपने आप को बदल लेता है किसमें, मैक्रोफेज में। याद है क्या, मैक्रोफेज महाभक्षाणु कोशिका या बृहद भक्षण कोशिका जो भी थी वही है सर ये मैक्रोफेज। वहां पर भी बताया था कि मैक्रोफेज जो है किससे बनती है, मोनोसाइट से बनती, ठीक है। चलो इसके बारे में इतना याद रखना। दूसरा सर अगर मैं इस लिम्फोसाइट की बात करूं, इस लिम्फोसाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, लस्सी काणु। ये कहानी जिस दिन आपको एड्स पढ़ाया था शायद उस समय भी आपको बताया था मैंने। अब देखना सर बात कर रहे हैं लिम्फोसाइट का। ये जो लिम्फोसाइट हो या कोई भी चीजें हो, ध्यान से देखिएगा,
आपके ब्लड का एक एक पार्ट, चाहे वो WBC हो, RBC हो, हीमोग्लोबिन हो, कुछ भी हो, कहां पर निर्माण होता है उसका? आपके हड्डी के बीचों बीच एक लाल रंग का तरलीय पदार्थ होता है, इस हड्डियों के बीचों बीच। रखे रहिए, आराम से दे दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। अगर आपने वो चीज फील नहीं किया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन वगैरह देखिएगा, चिकन वगैरह का लेग पीस अगर आप तोड़ेंगे ना दांत से, उसके अंदर लाल लाल सा पदार्थ मिलता है क्या? वही क्या है? अस्थि मज्जा, उसको कहते हैं बोन मैरो, ठीक है। ध्यान रखें, क्या बोलते हैं उसको? बोन मैरो। हिंदी में कहते हैं उसको अस्थि मज्जा, बिल्कुल, ठीक है। बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अब ये सर बोन मैरो क्या है, अस्थि मज्जा क्या है? तो हड्डी के बीच सर खोखला सा भाग होता है, उस खोखले से भाग में लाल रंग का तरलीय पदार्थ होता है जो अर्ध तरलीय होता है। ये भी याद रखना, कैसा होता है? अर्ध तरलीय। ना तो सर वो पूरी तरह से तरल होता है, ना ही पूरी तरह से ठोस होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तरल की मात्रा होती है, जिसको नाम दे दिया क्या आपने? अस्थि मज्जा। अब इस अस्थि मज्जा के बारे में याद रखना बच्चा, यही वो भाग है, यही वो क्षेत्र है जिसमें रक्त के अव्यय बनते हैं। मतलब कि सर रक्त के अव्यय कहने का मतलब कि रक्त का जो भी भाग है ना, चाहे वो RBC हो, WBC हो, प्लेटलेट्स हो, A to Z चीजें कहां पर बनती हैं? इसी अस्थि मज्जा के अंदर बनती है, ठीक है। चल, अब दो चीज होता है, एक होता है निर्माण होना और एक होता है परिपक्व होना। जैसे सर हमारा जन्म तो आज से 20 साल 25 साल पहले हो गया था, आपकी अगर बात करें सर 15-16 साल पहले हो गया था, लेकिन आज तक आपको मैच्योर नहीं बताया गया। आप इतने मैच्योर नहीं है कि कल को आपका अगर पटना एग्जाम पड़ गया तो आपको अकेले छोड़ दिया जाएगा। आप अभी परिपक्व नहीं है सर। 2-4 साल और लगेगा, 2-4 साल में और हम इस समाज के बारे में जान जाएंगे, लोगों के बारे में, आना जाना कैसे है, सब कुछ जान जाएंगे, तब हम क्या हो जाएंगे? मैच्योर हो जाएंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मैच्योर। सर मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तब हमको आने जाने की अनुमति दे दी जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से हमने क्या बोला कि सर रक्त के अव्यय बनते हैं। बनते हैं मतलब सर इसी के अंदर रक्त का कण जो भी है उसका क्या होता है? निर्माण हो। सुनना आराम से, ये कहानी बहुत लंबी है और बहुत जगह पे ये कहानी काम में आती है, बहुत लोगों को पता भी है, ठीक है। तो इस हड्डी के बीचों बीच का भाग क्या बोला? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। इसी के अंदर रक्त के सारे भाग बनते, ठीक है। अच्छा, उसी रक्त का एक भाग है कौन? लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट भाग है किसका? WBC का। बात समझ में आ गया? यानी WBC भी कहां पे बनता है? अस्थि मज्जा में। WBC का 5 गो प्रकार है, वो 5 प्रकार कहां पे बनता होगा? इसी अस्थि मज्जा में, जिसमें से हम केवल एक प्रकार को पढ़ रहे हैं, किसको? लस्सी काणु को, लिम्फोसाइट को। तो ये लिम्फोसाइट भी कहां पे बना होगा? इसी अस्थि मज्जा में बना होगा। लेकिन एक गड़बड़ी है कि सर लिम्फोसाइट का कुछ भाग, जैसे अगर मैंने कहा कि सर ये पूरा का पूरा लिम्फोसाइट है, तो इसका कुछ भाग, जैसे सर ये वाला एक भाग और ये वाला एक दूसरा भाग, ठीक है। अब सुनना ध्यान से कि सर लिम्फोसाइट का सारा भाग का निर्माण होता है कहां पे? इसी बोन मैरो में निर्मित होता है पूरा का पूरा लिम्फोसाइट। लेकिन इस आपका किसका? लिम्फोसाइट का कुछ भाग निर्माण के साथ साथ परिपक्व भी यहीं पर होता है, ठीक है। देखो क्या बोला कि सर लिम्फोसाइट का कुछ भाग जो है यहीं पर निर्मित भी होता है और प्लस परिपक्व भी होता है, ठीक है। लेकिन इसी लिम्फोसाइट का कुछ भाग निर्मित तो यहीं पर होगा, फिक्स है, बनेगा तो यहीं पर, ठीक है। निर्मित यहीं पर हुआ, लेकिन परिपक्व कहीं और जाकर के होता है, ठीक है। इसका परिपक्वन कहीं और होता है। बात समझ में आया कि सर लिम्फोसाइट का सारा भाग, अगर लिम्फोसाइट के मान लिया जाए कि 100 कण बन रहे हैं, इधर ध्यान रख बाबू, कहां इधर चले जाते हो, एकदम से एकदम। हमारा सबसे बड़ा डिमेरिट यही है, पगलाने लगते हैं उस टाइम पे हम। आपका ध्यान भटकता है तो बस मन करता है कि मुआ दे, सब पकड़ के ब्रेक दे एकदम। ध्यान मत भटकाओ हमारा,
सुनो, पढ़ाने के क्रम में बाबू एकदम फ्लो में रहते हैं हम, तोड़ोगे तो सारा फ्लो टूट जाता है हमारा। चलो वापस ध्यान देते हैं क्या सर, लिम्फोसाइट मान लिया जाए कि लिम्फोसाइट का 100 आदत से लाचार हो एकदम सब, गिरगिट वाला मुड़ी रख ले सब, तो क्या है? आइंदा ऐसा कोई किया ना, बिना सोचे समझे क्लास से बाहर खड़ा करा देंगे। एनीबडी कोई ऐसा किया तो? अच्छा मेरे को देखते हो, कोई आया, कोई क्या फर्क पड़ता है क्या? मैं हाँ, तू लोग को देखने से फर्क पड़ता है, जब तू लोग इधर उधर करेगा तब हम मुड़ते हैं। तू लोग खुद एकदम भ्रमित व्यक्ति है सब, तू लोग के भ्रम में हम पड़ जाते हैं। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। हमारा लक्षण एकदम खराब हो गया, एकदम खराब हो गया लक्षण। पता है, अच्छी आदत सीखने में समय लगता है, खराब आदत तुरंत आदमी सीख जाता है। सिखा दिया सब लोग हमको। अच्छा कोई नहीं, जिस दिन एक बार उग्र रूप देख लोगे ना, उस दिन बस कोशिश करो कि वो दिन जल्दी आ जाए। अरे मैं आपको नहीं कुछ कह रहा, ठीक है, आपकी जरूरत थी, आपने बिना डिस्टर्ब किए उठे चले गए, कोई दिक्कत नहीं। कभी किसी को जाना है, आना है, बिना पूछे चुपचाप चले जाओ, चुपचाप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई आया कहा है? मत करिएगा ऐसा हरकत बाबू, बड़ा डिस्टर्बेंस होता है हमें। चलो कहाँ पे थे? हाँ, चलो लिम्फोसाइट जो है बोन मैरो में बना। लिम्फोसाइट का मान लीजिए कि सर 100 बूंद बन रहा है लिम्फोसाइट, ठीक है, तो 100 बूंद कहाँ पे बनेगा? बोन मैरो में ही बनेगा वो, ठीक है। लेकिन उस 100 बूंद का कुछ बूंद सर यहीं पर तैयार हो जाएगा, और कुछ बूंद तैयार होने के लिए यहां से निकल के कहीं और जाएगा, तब जाके वो तैयार होगा। बस समझे? अब आगे सुनना। हुआ क्या था कि सर बना क्या था? लिम्फोसाइट। ठीक है, और हमने क्या बोला कि सर इसका कुछ भाग, सर निर्माण कहां पर होगा? खुद से देखना तो। सर निर्माण होगा बोन मैरो में। दूसरा वाला जो कुछ भाग है, इसका भी निर्माण कहां पे होगा? बोन मैरो में ही होगा। सर इसका भी निर्माण जो है बोन मैरो में हो गया, ठीक है। दोनों के दोनों भाग बने कहां पे? बोन मैरो में। लेकिन अगर मैं कहूं कि सर अगर परिपक्व होने की बात कहें, तो कुछ भाग कहां पे परिपक्व हो जाएगा? बोन मैरो में ही परिपक्व हो जाएगा, और कुछ जो होगा परिपक्व होने के लिए कहीं और जाएगा। और वो कहां पर जाता है? तो याद रखिएगा, कहां पर? थाइमस में। थाइमस एक ग्रंथि है, उस ग्रंथि में जाकर के वो क्या होता है? परिपक्व होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई कि सर बना तो दोनों का दोनों कहां पे है? बोन मैरो में, लेकिन उसका कुछ भाग वहीं पे तैयार हो गया है, और कुछ भाग कहां पे गया है? सर एक ग्रंथि में गया है, थाइमस में, वहां पर जाकर के वो परिपक्व हुआ, जिस कारण से इसके नाम में अंतर है। अंतर क्या है कि सर जो लिम्फोसाइट का वो भाग जो बना भी बोन मैरो में है, परिपक्व भी बोन मैरो में हुआ है, ऐसे लिम्फोसाइट को हम नाम देते हैं बी लिम्फोसाइट। कारण कि सर ये बोने मैरो में बना है, बोने मैरो में तैयार हो गया है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? बी लिम्फोसाइट। सर ये बना बोन मैरो में और तैयार कहां पे हुआ? थाइमस में, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक। अब सर ये जो आपके लिम्फोसाइट है, ये विभेदित हो गए कि नहीं हो गए? दो जगह पे, ठीक है। विभेदित होकर के क्या बनाया? बी लिम्फोसाइट, और क्या बना दिया? टी लिम्फोसाइट। सर ये बी लिम्फोसाइट वापस से विभेदित होगी, और ये बी लिम्फोसाइट से दो प्रकार बनाती है। एक का नाम होता है प्लाज्मा बी सेल, और एक का नाम होता है मेमोरी बी सेल। ये दो प्रकार बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं? दो प्रकार, बी लिम्फोसाइट के, ठीक है। और ये जो टी लिम्फोसाइट है, ये वापस से सर विभेदित होती है, और ये कितना प्रकार बनाती है? 4 प्रकार बनाती है। एक को कहते हैं TH, TK, TS और TM, ठीक है। TH का पूरा नाम होता है हेल्पर, हिंदी में कहते हैं सहायक। K का होता है किलर, हिंदी में कहते हैं मारक, है ना। कैसे पढ़ेंगे इसको? T सहायक कोशिका, T मारक कोशिका,
इसको बोलते हैं सस्प्रेसर, संदमक। तो टी संदमक कोशिका। एक को कहते हैं मेमोरी। अब मेमोरी का मतलब होता है स्मृति, तो क्या बोलेंगे? टी स्मृति कोशिका। चलो सर ये बात भी समझ में आ गई। कहां से शुरू किया? लिम्फोसाइट कहां पे बना? अस्थि मज्जा में। और परिपक्वन के आधार पे सर दो प्रकार के, एक वहीं पे तैयार हो जाएगा, एक हो जाएगा थाइमस में। तो थाइमस में गया उसका नाम टी लिम्फोसाइट, जो वहीं पे तैयार हो गया उसका नाम बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट सर विभेदित होगा, दो प्रकार बनाएगा, प्लाज्मा बी सेल, मेमोरी बी सेल। सर यही है वो प्लाज्मा जिसको अभी अभी हम पढ़े थे कल, याद है? प्लाज्मा कोशिका कल ही पढ़े थे ना, कल या परसों, जो जब भी पढ़े हैं ना हम लोग प्लाज्मा कोशिका। सर यही वाली प्लाज्मा कोशिका है जिसका बताया था, एक दूसरा नाम कार्टविल सेल, है ना। अब सर ये दो प्रकार, उस वाले के टी लिम्फोसाइट के चार प्रकार, टीएच, टीके, टीएस, टीएम। के माने किलर, एस माने सस्प्रेसर, एच माने सहायक या हेल्पर, एम माने मेमोरी या स्मृति। ठीक है। अब इनमें से ऐसे तो सबका काम विशेष है, सबके बारे में पढ़ेंगे, वो सब कुछ सेकेंड ईयर का चीज है। फिलहाल केवल एक बात कि सर ये जो टी हेल्पर है ना, जब जब आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर में, तब तब जाकर के किसी की सहायता करता है। समझ में आया? जब जब आवश्यकता पड़ेगी हमारे शरीर में, तब तब ये हेल्पर कोशिका, नाम ही क्या? हेल्पर। तो क्या करेगा? जाके सहायता करेगा। बाबू ये किसकी सहायता करता है? प्लाज्मा कोशिका का या प्लाज्मा बी सेल। ठीक है। ये जैसे ही जाके सहायता करेगा इन द सेंस कि इसको सूचना पहुंचाएगा, जैसे ही इस प्लाज्मा कोशिका को सूचना मिलेगा, ये प्लाज्मा कोशिका 5 गो एंटीबॉडी बना करके दे देगी। और वो 5 एंटीबॉडी कैसे याद करना है, कई बार बताया है आप लोगों को ना। हाँ सिंपल है, दिमाग से याद कर लेते हैं हम लोग और सबके पहले लगा देते हैं IG। इंटरकुलेंट कुछ करके बोलते हैं उसको, ठीक है, वो शॉर्ट नेम है। तो 5 आपके क्या हो गए? हमारे एंटीबॉडी हो गए। ठीक है। तो ये कहानी है बाबू किसकी? लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट समझ में आ गया? देखो अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे, तो बस थोड़ा सा हमने देख रखा है यहाँ पे। देखो लिम्फोसाइट में क्या क्या चीज है कि सर इनका आकार कैसा होता है? अमीबा के जैसा होता है। केंद्रक इनका बड़ा है। ये प्लाज्मा कोशिका में विभेदित होते हैं ना, प्लाज्मा कोशिका में विभेदित। ठीक है। और क्या बनाते हैं? प्रतिरक्षी। कैसे बनाते हैं वो पूरी कहानी आपको समझा दी। डन। अब सर प्लाज्मा कोशिका की बात कर रहे हैं, वही प्लाज्मा कोशिका जो अभी अभी हमने देखा है, जिसको सहायता कर रहा था। कौन सहायता कर रहा था? टी हेल्पर कोशिका। आई बदले में प्लाज्मा कोशिका क्या बना रही थी? 5 एंटीबॉडी बना रही थी। एंटीबॉडी को हिंदी में कहते हैं बाबू, याद रखना, प्रतिरक्षी। अच्छा एक शब्द अभी हमने इस्तेमाल किया था कि आवश्यकता पड़ने पर सहायता करेगा। इसका मतलब कि सर जब जब हमारे शरीर में कोई बाहर से आघात करने वाले आ जाएंगे, जैसे कोई जीवाणु है ना, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, कुछ भी अगर मेरे अंदर जाएगा, उससे कौन लड़ता है? एंटीबॉडी लड़ता है। और एंटीबॉडी बनेगा तब ना लड़ेगा। तो जब जब हमारे शरीर पर आक्रमण होगा, तब तब वो टी सहायक कोशिका सूचना पहुंचाएगी किसको? प्लाज्मा कोशिका को। अब बदले में लगातार ये प्लाज्मा कोशिका क्या बनाती रहेगी? एंटीबॉडी बनाती रहेगी। अब चलो कि सर इन्हें कार्टविल कोशिका कहते हैं। कारण हमें पता है कि सर इस कोशिका का जो केंद्रक होगा, इस केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमैटिन गुणसूत्रीय पदार्थ होता है। लेकिन इसका गुणसूत्रीय पदार्थ सर इस तरीके से अरीय रूप से व्यवस्थित होता है ना कि लगता है कि बैलगाड़ी का पहिया है ना। इसी कारण से इस कोशिका को क्या नाम देते हैं हम लोग? कार्टविल सेल। देखो लिखा, इसके केंद्रक में उपस्थित क्रोमैटिन, क्रोमैटिन मतलब याद रखना गुणसूत्र। ठीक है, सीधा सीधा। लेकिन सर गुणसूत्र के रूप में नहीं होता है। गुणसूत्र का अगर शकल सूरत देखोगे तो गुणसूत्र का शकल सूरत ऐसा होता है। इसके ऊपर भी एगो आवरण लगा रहता है प्रोटीन का, जिसका नाम होता है पेलिकल। ये है एक गुणसूत्र। क्या वो उस रूप में दिख रहा है क्या? नहीं। तो अगर गुणसूत्र गुणसूत्र के रूप में नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है। तो इसका क्रोमैटिन जो होगा किस रूप में होगा? और ये रूप में होगा, जिस कारण से वो कैसा दिखाई देता है? कार्टविल की तरह, यानी कि बैलगाड़ी के पहिया की तरह।
हाँ, आर्य कतार में व्यवस्थित हो जाते हैं। अगला सर, ये एंटीबॉडी प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं सर? जब सूचना देगा कौन? टी हेल्पर कोशिका, यानी कि टी सहायक कोशिका के सूचना देने पर ये निर्माण करते हैं। चलो एक लास्ट है हमारा क्या? मीजेनकाइमल कोशिका या मीजेनकाइमल सेल। ठीक है। अब सर ये अविभेदित कोशिका होती है। अविभेदित तो क्लियर हो चुका है। अविभेदित का मतलब सर एक ऐसी कोशिका जिसका एक कोई निश्चित कार्य नहीं है, वो आगे विभेदित होकर के कुछ भी कर सकती है ना। ऐसे कोशिका को क्या बोलते हैं? अविभेदित कोशिका कहते हैं। सर ये एक प्रकार की अविभेदित कोशिका है जो रक्त में पाई जाती है। किसके रक्त में? तो याद रखना बाबू, नाभि रज्जु समझते हो? जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसके नाभि से एक नलिका जुड़ी रहती है उसके माँ के शरीर से। उस नाभि को जो नलिका जोड़ रही है ना, उस नलिका को नाम देते हैं क्या बच्चा? अम्बिलिकल कॉर्ड, या तो क्या बोलते हैं? नाभि रज्जु बोलते हैं। ठीक है। अब ये नाभि रज्जु पता है, जब हम आकर के पढ़ेंगे, जब मानव जनन के चैप्टर में जाएंगे ना, तो वहां पे पढ़ेंगे ये नाभि रज्जु कितनी ज्यादा जरूरत है इसकी, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। एक बच्चा 9 महीने तक अपने माँ के गर्भ में पल रहा होता है। उस 9 महीने के बीच में उस बच्चे को जो भी पोषण चाहिए उसी नलिका से जाता है ना। उस बच्चे के शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहा होगा, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में सर हमारे अंदर क्या बनता है? कुछ ठोस पदार्थ बनते हैं, कुछ तरलीय पदार्थ बनते हैं, कुछ गैसीय पदार्थ बनते हैं। इन सारे चीजों का संवहन इसी के माध्यम से होता है। माँ अगर सपोज गाजर खा रही है, तो गाजर खाई तो गाजर में क्या होता है? विटामिन ए। तो माँ के शरीर में क्या हो जाएगा सर? उसका पाचन हो जाएगा। पाचन करके क्या हो जाएगा? अवशोषण भी हो जाएगा। अवशोषण होगा तो गाजर से क्या बन जाएगा सर? विटामिन ए बन चुका होगा। वो विटामिन ए जो है इस बच्चे तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? इसी नाभि रज्जु से पहुंचेगा। ठीक है। उस बच्चे के शरीर में सर यूरिया बन रहा होगा। क्या यूरिया मतलब मूत्र बन रहा होगा? बन रहा होगा। वो मूत्र भी कहीं ना कहीं इसी नलिका से आने जाने का कार्य होता है। कुल मिलाजुलाकर सर कुछ भेजना है पोषणीय पदार्थ या कुछ अपशिष्ट पदार्थ को बाहर लाना है, उन सब के लिए जिम्मेदार कौन? ये नाभि रज्जु। इस नाभि रज्जु के जो रक्त होते हैं ना, उस रक्त में पाई जाती है क्या? आपकी मेसेनकाइमल कोशिका। उसके बाद उसी भ्रूण का यकृत में पाया जाता है। यकृत माने लीवर, यानी कि जो बच्चा, भ्रूण किसको कहते हैं सर? जो बच्चा अभी माँ के गर्भावस्था में है ना, उस बच्चे को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। तो वो जो भ्रूण है, वो जो बच्चा है, अभी नवजात है, अभी गर्भ में पाया जा रहा है, उसको हमने भ्रूण कह दिया। उसके लीवर में भी, उसका जो लीवर का रक्त होगा ना, वहां पर भी क्या पाया जाएगा? मेसेनकाइमल कोशिका। तो मेसेनकाइमल कोशिका में 2 बस केवल एग्जांपल याद रखिएगा कि सर अम्बिलिकल कॉर्ड के रक्त में पाया जाएगा, और उसके बाद उसके यकृत में जो रक्त पाया जाएगा वहां पर भी क्या पाया जाता है? मेसेनकाइमल कोशिका। डन। क्या क्या खत्म कर दिया हमने सर? बताया था ना कि संयोजी ऊतक जो हम पढ़ रहे हैं, उस संयोजी ऊतक की अगर बात किया तो 3 चीजों से मिलकर बना था। आधात्री, कोशिका, तंतु। आधात्री खत्म कर चुके हैं, कोशिका भी आज खत्म कर ली। अब क्या पढ़ना है? तंतु। कितने प्रकार का तंतु पढ़ना था? 3। कौन कौन सा? कॉलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलर। ठीक है। जिसमें से हम शुरू कर रहे हैं किसको? कॉलेजन। आराम से सुनिएगा सब कुछ कहानी। सर ये श्वेत रंग के होते हैं, इसी कारण से इनको एक और नाम दिया जाता है क्या? श्वेत तंतु। पसंद आ गया? है कौन? कोलेजन तंतु। लेकिन ये कलर में कैसे होते हैं? श्वेत होते हैं, सफेद होते हैं, इसलिए इनका एक और नाम है श्वेत तंतु। डन पहला बिंदु। और कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि इन तंतुओं का सर ये जो रेसे रेसे हमारे शरीर में मिलेंगे, इन तंतुओं का निर्माण एक प्रोटीन से हुआ है। उस प्रोटीन का नाम है क्या? कोलेजन। तो कोलेजन तंतु जो होता है सफेद रंग का होता है, इस कारण से इसको श्वेत तंतु कहते हैं। और ये बना होता है कोलेजन प्रोटीन का, इसीलिए इसको नाम देते हैं कोलेजन तंतु। पसंद है? कोलेजन प्रोटीन से बना है इसलिए कोलेजन तंतु। सफेद रंग का है इसलिए इसको श्वेत तंतु। डन। उसके बाद अगला देखो, संपूर्ण प्राणी जगत में मिलने वाला सर्वाधिक प्रोटीन। यानी कि अगर हम लोग प्राणी जगत में आते हैं, बिल्कुल हमारे अंदर प्रोटीन होगा। सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होगा? कोलेजन प्रोटीन होगा, सफेद वाला प्रोटीन होगा। और एक चीज कि सर संपूर्ण प्राणी जगत का 1/3 भाग संयोजी ऊतक का, यानी कि अगर हमारे शरीर में संयोजी ऊतक है ना सर, उपकला के नीचे आधार कला के नीचे संयोजी ऊतक, तो हमारे अंदर जितना भी संयोजी ऊतक है उसका 1/3 भाग अकेले किसका बना होता है? कोलेजन तंतु का बना होता है। ये 1/3 भाग समझ में आ गया कि सर हमारे पास 3 रुपया है, उस 3 रुपया में कह दिया कि सबको बांटना है, लेकिन उनमें से 1 रुपया पहले ही हम लेके बैठ गए।
तो वो क्या कहलाएगा, 1/3 भाग कहलाएगा। उसी तरीके से जितना भी हमारे शरीर में संयोजी ऊतक मिल रहा है उसका 3 भाग कर दो, ठीक है। सर इतना बड़ा मिल रहा है संयोजी ऊतक, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, इसका 1 भाग अकेले कौन है, कौन सा तंतु, कोलेजन तंतु। बाकी 2 में कुछ और है, बाकी 2 में सर कोशिका भी है, आधात्री भी है, दूसरे तंतुए भी है, लेकिन 1 भाग अकेले है आपका कोलेजन तंतु। इसका पाचन सर प्रोटीन है, तो प्रोटीन है तो क्या सर, पोषणीय पदार्थ है एक प्रकार से। प्रोटीन क्या होते हैं, पोषणीय पदार्थ होते हैं। क्या प्रोटीन का पाचन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और हम इतना ही जानते हैं कि सर प्रोटीन का पाचन कौन करता है, प्रोटीएज करता है, ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन प्रोटीएज करता है। प्रोटीएज कोई एंजाइम नहीं होता है, प्रोटीएज एंजाइम का समूह है। बात समझे, सुनना आराम से, कि जैसे हम क्या बोलते हैं सर, लिपिड का पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, प्रोटीएज करता है। तो प्रोटीएज कोई प्रॉपर एंजाइम का नाम नहीं है, प्रोटीएज एक समूह है जिसके अंदर बहुत सारा एंजाइम आता है, और सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्रोटीएजेज एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। उसमें से एक है आपका पेप्सिन एंजाइम। तो ये पेप्सिन एंजाइम पाचन करता है किसका, कोलेजन प्रोटीन का, ठीक है, या कोलेजन तंतु का। हमको पता है सर कोलेजन तंतु किसका बना होगा, कोलेजन प्रोटीन का बना होगा। ये कई बार पूछा गया सवाल है, बाकी पूछे ना पूछे, लेकिन ये पूछा गया है कि कोलेजन प्रोटीन का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है, तो याद रखिएगा पेप्सिन, ठीक है। उसके बाद सर प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन के साथ अक्सर एक कहानी की जाती है, क्या, प्रोटीन हो गया या लिपिड हो गया, तो अक्सर हम लोग एक चीज करते हैं क्या, कि उसको गर्म पानी में डाल के घुलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप तो नहीं किया, जो भी साइंटिस्ट हैं या फिर जो भी लोग हैं जो इस पर काम करते हैं, वो लोग ऐसा काम करके देखते हैं। इस तंतु को अगर देखें तो बना है किसका, कोलेजन प्रोटीन का, और इस तंतु को लेकर के गर्म पानी में अगर उबालोगे ना तो ये आसानी से घुल जाएगा उसमें, ठीक है। ये भी सवाल कई दफा पूछा गया है, देखो इन्हें गर्म पानी में उबालने पर जल में घुल जाते हैं, क्या परेशानी है। हाँ जी, बारह मिनट के बाद 12 मिनट वेट करिएगा, 12 मिनट। हाँ जी, हो गया बात क्लियर। इसे इसको गर्म पानी में अगर डाल करके उबाला जाएगा तो ये गर्म पानी में घुल जाएगा, खत्म। चलो ये आपका तंतु खत्म। दूसरा अगला कौन था सर, इलास्टिन फाइबर था ना, ठीक है। उस इलास्टिन फाइबर का भी कुछ अलग अलग नाम है। अब सर पीत माने का होता है, पीला, ठीक है। जैसे अंडा का वो बीच वाला भाग होता है ना, उसको पीत कहते हैं। कारण पता है पीत कहने के पीछे रीजन क्या होता है सर, वो पीला होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, पीत। तो पीत का एक और मतलब होता है पीला, याद रखेंगे, ठीक है। तो पीत बोला, इसका मतलब ये तंतु कैसा होगा, पीले रंग के होते हैं, ठीक है। उसके बाद तनी हई शब्द समझाओगे क्या, प्रत्यास्थ, इसको कहते हैं इलास्टिक। अच्छा, जब प्रत्यास्थ से समझ में नहीं आएगा, इलास्टिक बैंड देखे हो, जो आप रबड़ इस्तेमाल करते हो ना बाल बांधने के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक बैंड बोलते हैं। इलास्टिक बैंड कहने का मतलब होता है, इलास्टिक एक शब्द से बना है, इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी का मतलब होता है खींचने की क्षमता, यानी कि सर एक ऐसा तंतु जिसके अंदर फैलने की क्षमता हो। समझ में आ गया। अच्छा, एक सवाल मन में आ रहा है, इससे पूछे, चलो सभी से पूछ लेते हैं एक बार में, जिसको आएगा बताइएगा। क्या कभी हमने एक ऐसा उपकला पढ़ा था जो फैल रहा था, कौन था, हाँ, कोई एक ऐसा उपकला पड़ा था जो फैलता था खींचने पर फैल देते थे ना, तो उसका आधार कला इतना पतला हो जाता था कि गायब हो जाता था। अच्छा, टाइम पास हो जाएगा हम लोग का, छोड़ देते हैं, वो पढ़ा दिया ना, आप लोग समझो। चलो, इलास्टिक का मतलब भी समझ में आ गया। बाकी तंतु यानी कि फाइबर। आइए आगे पॉइंट देखिए सर, ये पीले रंग के होते हैं और ये इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इलास्टिन तंतु बोलते हैं या इलास्टिन फाइबर बोलते हैं। जैसे वो क्या था सर, कोलेजन फाइबर से, कोलेजन प्रोटीन से बना था, तो क्या बोला था, कोलेजन फाइबर बोला था, या कोलेजन तंतु। ये किसका बना है, इलास्टिन प्रोटीन का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिन तंतु बोलते हैं, इलास्टिन फाइबर बोलते हैं या इलास्टिन तंतु बोलते हैं। फिर कौन तो बतिया रही है जी,
हो गया ये लाइन। दूसरा, सर इनमें प्रत्यास्थता पाई जाती है, इलास्टिसिटी पाई जाती है, मतलब कि सर ये रहा तंतु और अगर खींच देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा। डन। इनका पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। वो किससे हो रहा था, पेप्सिन, ये किससे होगा, ट्रिप्सिन। ठीक है, और देखो तो इसको गर्म पानी में डालेंगे तो घुल जाएगा, नहीं घुलेगा ये गर्म पानी में। ठीक है, और एक लास्ट तंतु रेटिकुलर तंतु या रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर का मतलब ही होता है जाल। ठीक है, या आपको पर्ण विन्यास पढ़ाया था क्या, पर्ण विन्यास में अगर आपको पढ़ाया होगा तो वहां पे भी याद होगा जालिकावत, है ना, बिल्कुल। तो जालिकावत में जो पत्ती था उसका इंग्लिश में क्या नाम था, रेटिकुलेट नाम था। ठीक है, तो रेटिकुलेट का या रेटिकुलर का मतलब हमेशा क्या होता है, जाल। यानी कि सर एक ऐसा प्रोटीन का तंतु मिलेगा जो क्या बनाएगा, जाल बनाएगा। ठीक है, चलो पहला लाइन कि सर ये रेटिकुलिन प्रोटीन का बना होता है। तो कितना आसान है याद करना कि कौन सा तंतु किस प्रोटीन का बना है, कोलेजन तंतु कोलेजन प्रोटीन का। उसके बाद इससे पहले कौन सा पढ़ा अभी, इलास्टिन। ठीक है, तो इलास्टिन जो तंतु था वो किससे बना था, इलास्टिन प्रोटीन से। और अंततः जो हमारा रेटिकुलर है ये किससे बना है, रेटिकुलिन प्रोटीन से। अत्यधिक शाखित होते, ठीक है, शाखित सर इसे देखिए पूरा जाल बनेगा इस तरीके से, जिसके कारण से जाल जैसी संरचना बनती है। इसी वजह से इसका एक और नाम है क्या, जालिका तंतु। सर इनमें प्रत्यास्थता नहीं है, यानी कि इनको खींचेंगे तो फैलेगा नहीं। और अंत में सर ये मुख्यतः कहां पर पाए जाते हैं, वो तो सर बाकी शरीर में पाए जा रहे हैं, लेकिन ये मुख्यतः प्लीहा में और लसिका गांठ में पाए जाते हैं। अब लसिका गांठ क्या होता है, जिस दिन हम पढ़ेंगे लसिकाणु उस दिन समझाएंगे लसिका गांठ। लसिकाणु खत्म हो गया, पूरा बाकी है, पूरा इम्यून सिस्टम बाकी है। बस आपको खाली इतना बता देते हैं कि लसिका गांठ में यदि समस्या आ गई ना तो कहीं ना कहीं हथिया पांव हो जाएगा। समझ में आ गया। लसिका गांठ की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो हमारे पैरों में होती है। लसिका गांठ की संख्या सबसे ज्यादा हमारे पैरों में होती है। अगर इस पैरों के अंदर मिलने वाले लसिका गांठ में एक कृमि, एक कीड़ा, तो बताएगा हाथी पांव होने के लिए कौन सी मेथड, बुचेरेरिया। ठीक है, बुचेरेरिया, बुचेरेरिया सर एक कीड़ा है, एक गोल कृमि है। अगर वो आपके अंदर चला गया और जा करके आपकी लसिका गांठ को संक्रमित कर दिया ना, तब जानते हो कैसे चलना पड़ेगा ना हथिया पांव हो जाएगा, तुरंत हथिया पांव। डन। चलो क्या पढ़ लिया बाबू, अरे बस बस क्या पढ़ लिया, धात्री हो गया, कोशिका हो गई, तंतु हो गया, यानी कि पूरा का पूरा संयोजी ऊतक में मिलने वाली सारी की सारी बातें जान ली है। वो गायब है, वो कहेगी सर पढ़ा दिए, वो बढ़िया पंडिताई ने वो। चलो अब अगला जो है आपका क्या है, संयोजी ऊतक के प्रकार। ठीक है, संयोजी ऊतक का प्रकार याद रखिएगा, ये क्या है हमारा प्रकार है। कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक को कहते हैं वास्तविक, दूसरे को कहते हैं विशिष्ट। ठीक है, अब वास्तविक और विशिष्ट में क्या अंतर है, कुछ हिंट करते हैं, समझिएगा। अच्छा ये बताओ है कौन, क्या इसमें आधात्री होगा, कोशिका होगी, तंतु भी होगा। चलो इधर बात करते हैं, सर ये भी संयोजी ऊतक है लेकिन कैसा है, विशिष्ट है। आधात्री मिल रहा है, उसके साथ साथ कोशिकाएं मिल रही हैं, फिर तंतु मिल रहा है। तो सर ये विशिष्ट कैसे है, कौन एंगल में विशिष्ट, कुछ तो परिवर्तन होगा इसके अंदर, तभी तो ऐसे मिल रहा है, या कुछ ना कुछ तो ऐसा चेंज होगा इसके अंदर, जिस कारण से हमने इसको नाम दिया है क्या, विशिष्ट। जो दिमाग लगाओगे, कुछ पढ़ने बोलते तो पढ़ करके तो आते नहीं हो, पढ़ा इसके बारे में। हाँ जी टिक तो लगाया मैंने। देखिए मैं बता देता हूं, बता दें कि रहने दें अभी क्वेश्चन मार्क लगा के। इसमें चौथा कुछ है,
और चौथे के आने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? विशिष्ट। ए विशिष्ट गलती लिखा है, ठीक है। विशिष्ट संयोजी ऊतक हमने जो इसका नाम दिया है, इसके पीछे रीजन ये है कि सर संयोजी ऊतक है तो ये तीन चीजें तो होंगी ही होंगी, किसी भी हाल में होंगी ये तीन चीजें, लेकिन इन तीन के अलावा एक चौथा है इसके पास, इसी कारण से हमने इसका नाम दिया है विशिष्ट। याद है विशिष्ट उपकला क्या हुआ था सर? सरल और संयुक्त में अगर परिवर्तन आ गया था तो क्या बोल दिया था? विशिष्ट। वैसे ही अगर सर वास्तविक का मतलब क्या? जो रियल में जैसा होना चाहिए वैसा। रियल में कैसा होना चाहिए? अधात्री, कोशिका, तंतु। अगर रियल में है ऐसा तब तो क्या बोलेंगे? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू या वास्तविक संयोजी ऊतक। और अगर थोड़ा सा भी इसमें चेंज आ गया तो नाम दे देंगे क्या? विशिष्ट। और वो चेंज लाने के लिए जिम्मेदार होता है, याद रखना बाबू, लवण, सॉल्ट। कैसे आ गया? अरे विशिष्ट है, कुछ चेंज लाया अपने अंदर, ठीक है। तो ये अगर आ गया कौन? लवण आ गया इसमें, तो क्या नाम दे देंगे हम लोग इसका? विशिष्ट संयोजी ऊतक। अब शुरुआत किसकी करेंगे हम लोग? वास्तविक संयोजी ऊतक की। अब ना एक चीज जरा देख के बताना मुझे, देखो ये कोशिकाएं हो गई, ये आधात्री हो गया इसका, और ये तंतु। चलो यहां आ जाओ, कुछ अंतर समझाना है इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, कल समझा दीजिएगा। आज समझ लो कि सब तो अनपढ़ हो जाएगा तो लोग क्या है, और जब पीछे मुड़ते हैं तो पूछते हैं कौन बोला है कल समझाने के लिए। चलो तनी ये कोई चीज बताओ बाबू, इसमें अंतर क्या समझ में आ रहा है आप लोग? तंतु बड़ा बड़ा है, हो गया तंतु छोटा छोटा। अब बड़ा छोटा का बात मत करना। कलर डिफरेंस है, कहाँ कलर डिफरेंस है? अच्छा ऐसा कहें कि सर एक को गाढ़ा लग रहा है, वो कम गाढ़ा लग रहा है, ठीक है। तो एक को कहते हैं सघन वास्तविक संयोजी ऊतक, ठीक है। और एक कैसा लग रहा है? ढीला ढाला लग रहा है,
एक को कहते हैं ढीला वास्तविक संयोजी ऊतक। समझ में आ गया? अरे बाबू सोचो, यहाँ पर मिलने वाली कोशिकाएं सर क्या है, बहुत ज्यादा सघन है, अधात्री बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, तंतुएं बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रही है। इस कारण से अभी आपने क्या पढ़ा? सर दो प्रकार का हम देख रहे हैं क्या, संयोजी ऊतक। एक को बोला वास्तविक, दूसरे को बोला विशिष्ट। सर वास्तविक उसको कहेंगे जिसके अंदर अधात्री कोशिका तंतु के अलावा कुछ नहीं। विशिष्ट उसको कहेंगे जिसमें अधात्री कोशिका तंतु के अलावा कुछ एक्स्ट्रा हो, और वो एक्स्ट्रा मैंने बता दिया है कि वो कौन है। ठीक है, ये आएगा बाद में देखेंगे इसको। फिर हमने पढ़ना किसको शुरू किया? वास्तविक को। तो वास्तविक में क्या पता चल रहा है कि सर वास्तविक तो दो प्रकार से कोशिकाएं मिलेंगी। एक ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा गाढ़ा दिख रहा है, और एक ऐसा होगा जो क्या होगा, बहुत ज्यादा हल्का होगा। तो इसके आधार पर हमने कहीं ना कहीं इसको क्या बोला है, एक को बोला है ढीला, एक को बोला है गाढ़ा। ठीक है, अब ये ढीला भी दो प्रकार का है, गाढ़ा भी दो प्रकार का है। समझ गए ना? क्या करना है?